जेपी विद्यार्थी जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते रहे। समय के साथ उस राजनीतिक परिपक्वता को हासिल कर चुके थे, जहां उनके समानांतर शायद ही कोई राजनीतिक हस्ती खड़ी हो सकती थी। और यही कारण था कि 1970 में इंदिरा गांधी को उन्होंने विपक्ष की ताकत जिस अंदाज में बताई, उसे देखकर आयरन लेडी इंदिरा भी सहम गई। सादगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के कारण भारतीय राजनेता, समाज सेवक और देश के हर दिल अजीज जेपी को लोकनायक की उपाधि दी गई और वे एक दिन भारत रत्न हो गए। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज हम खबरों से दूर एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं आज के दौर में पीछे छूटता जा रहा है, या यूं कहें कि नई पीढ़ी को उसे ठीक से समझने की जरूरत है, लेकिन सुदृढ़ वैचारिक प्रस्तुति के अभाव में वो इन चीजों को समझ नहीं पा रही है। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 122वीं जयंती के शुभ अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान एवं क्लिक इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एक ऑनलाइन संवाद का आयोजन किया गया, जिसका विषय है संपूर्ण क्रांति के विचार, चिंतन और चुनौतियां। सबसे पहले क्लिक इंडिया के दर्शकों से इस संवाद में आमंत्रित वक्ता से परिचय करा दूं। हमारे साथ इस संवाद में मौजूद हैं लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद ओझा जी। अरविंद जी कलाकार हैं, कला चिंतक हैं, संस्कृतिक कर्मी हैं और सांस्कृतिक उद्यमी भी हैं। एक अन्य वक्ता हैं जयंत सिंह तोमर जी। जयंत सिंह गांधीवादी चिंतक हैं, अध्यापक हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हमारे अगले वक्ता हैं महेंद्र नाथ ओझा जी, जो पूर्व रेलवे प्रशासनिक अधिकारी, साहित्य और संस्कृति मर्मज्ञ भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक अन्य वक्ता बाबा विजेंद्र। आप चर्चित पत्रकार हैं, स्वराज खबर, दैनिक समाचार पत्र और द डायलॉग न्यूज के संपादक हैं और सामाजिक व राजनीतिक चिंतक भी हैं। आप सभी का क्लिक इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, पहला सवाल आपसे। पिछले कई वर्षों से आप देश में जयप्रकाश नारायण की सब क्रांति और विशेषकर उनके सांस्कृतिक चिंतन को केंद्र में रखकर युवाओं के बीच एक नव सांस्कृतिक विमर्श को स्थापित करने में लगे हुए हैं। आपके लिए नव सांस्कृतिक चिंतन के मायने क्या हैं और इसकी चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आज 122वीं जयंती है। उसके शुभ अवसर पे हमारी जो संस्था है लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान तथा न्यूज क्लिक इंडिया न्यूज जो एजेंसी है, उसके संयुक्त तत्वाधान में जो ये विशिष्ट आयोजन आज हुआ है, उसके लिए मैं आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और यह जो इसके पहले कि मैं आपके प्रश्न पे सीधे आऊं, मैं दो शब्द अपनी तरफ से रखना चाहता हूं कि सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है कि आज यह जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन आज ये जो एक विशेष जो प्लेटफॉर्म है न्यूज का, उस पर हम सब आमंत्रित हुए हैं। हमारे सारे सम्मानित जो वक्तागण हैं वो सब यहाँ उपस्थित है और एक अच्छी और सुंदर चर्चा जो है आज होने जा रही है। मैं अपनी संस्था की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं ये बात रखना चाहता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश जो है वो आज के समय के एक प्रासंगिक विचार के तौर पे तमाम जो युवा हैं, जो हम जैसे संस्कृति कर्मी हैं और समाज और राजनीति के क्षेत्र में उसके विचारों को समझने और व्यवस्था के नवनिर्माण में अगर हम थोड़ी बहुत भी अगर सहायता करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े उदाहरण है, बहुत बड़े आदर्श है। मैं सीधे सीधे आपके प्रश्न पे आता हूं कि जो आप तो सांस्कृतिक विमर्श की बात कर रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का एक कथन है जो मुझे हमेशा से प्रभावित करता रहा है और इसे मैं बार बार मैं कोट करता हूं। लोकनायक ने एक बार कहा था कि किसी भी राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ तब तक सार्थक नहीं हो सकता है जब तक से वह समानता और शोषण विहीन समाज की स्थापना के साथ साथ आत्म स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति की बात नहीं करता। यह जो कथन है ये अनेक अर्थों में महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि लोकनायक जयप्रकाश ने अपनी सप्त क्रांति के माध्यम से हमारे भारतीय समाज, हमारी जो सांस्कृतिक जो परिवेश है, उससे जो संभावित जो जितनी संभावनाएं प्रकट हो सकती है, चाहे वो
आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्र में हो, वो तमाम चीजों को समाविष्ट करते हुए उन्होंने अपने इस कथन में बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हम आत्म स्वतंत्रता की बात पहले करें, हम आत्म अभिव्यक्ति की बात पहले करें। हम सीधे सीधे राजनीति और समाज पे जब जाते हैं बगैर यह तथ्य जाने हुए कि ये जो तमाम जो तत्व हैं सत्य क्रांति के, जिसमें राजनीति है, समाज है, अर्थ है, उसके पहले जो सांस्कृतिक चेतना है, जो सांस्कृतिक जो पक्ष है जीवन का, अगर उसका बोध हमारे जीवन में नहीं है, अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, ऊपर के जितने तत्व जयप्रकाश जी ने अपने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा में अभिव्यक्त की है, वो मूलतः साधन के तौर पे मैं उन्हें देखता हूँ। साध्य तो सांस्कृतिक तत्व ही है, सांस्कृतिक दृष्टियां ही है कि अगर जी हमें ये नहीं पता है कि अंततः हमें जाना कहाँ है, तब तक से हम किसी भी आर्थिक विकास, किसी भी सामाजिक प्रगति, किसी भी राजनीतिक विमर्श की बात हम अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अप्रासंगिक दिखता है। तो मैं जिस सांस्कृतिक नव विमर्श की बात करता हूँ वो दरअसल यही युवा है, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, संस्कृतिक कर्मी हैं या शिक्षाविद हैं, वो सबसे पहले जो उनका आत्म परिचय है, जो उनका आत्मबोध है, जो उनका नैतिक पक्ष है, हम बात कहने के लिए बात न करें, हम सिर्फ सिद्धांत के तौर पे हम एक औपचारिक विमर्श का सहभागी न बने, हम जो कुछ ही बोले वो हमारे अनुभूत सत्य की अभिव्यक्तियां हों और हमें कहीं ना कहीं ये बोध हो कि हम जिस समय में हम आज हैं उसके कुछ उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है, वो चाहे समाज का है, परिवेश का है, राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था का है। ये तमाम चीजों का बोध लेकर हम एक सम्यक जो कृति है, जो सम्यक कार्य है, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, हम उस दिशा में बढ़े और जीवन को सुंदर बनाने, समन्वय स्थापित करने और एक बहुत ही जो नैतिकतापूर्ण और आदर्शवादी जितनी चीजें हैं उन तत्वों को समाहित करते हुए हम बेहतर समाज और परिवार और व्यक्ति के सृजन में हम सहभागी हों। जी अरविंद जी, दूसरा सवाल कि आप कलाकार भी हैं, सांस्कृतिक कर्मी भी हैं और साथ साथ एक सांस्कृतिक उद्यमी भी हैं। आखिर सांस्कृतिक उद्यमिता है क्या और देश में आज के समय में विकास की अवधारणा को आप कैसे देखते हैं? जी, ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। विकास की अवधारणा और सांस्कृतिक उद्यमिता ये दो अलग अलग आयाम हैं। विकास की अवधारणा को राजीव जी, मैं बतौर कलाकार और एक संस्कृति कर्मी जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो निश्चित रूप से विकास की अवधारणा सिर्फ आर्थिक रूप से जो विकास की जो संभावना है या जो अवधारणा अभी स्थापित है पूरे विश्व में या हम अपने आसपास जो देख रहे हैं, हम कभी भी साधन की बात नहीं करते। हमें ये होता है कि किसी तरीके से अगर हमारे पास अर्थ की उपलब्धता है तो किसी न किसी अर्थों में हमें ये माना जाता है कि हम ज्यादा विकसित हैं, हमारे पास अगर संसाधन है। मुझे लगता है कि ये जो दृष्टि बहुत ही सीमित दृष्टि है। अर्थ की प्रधानता तो जीवन में है, साधन के तौर पे होना ही चाहिए, लेकिन जैसे जो जिन जिन तथ्यों को, जिन दृश्यों को गांधी रेखांकित करते हैं, रस्किन रेखांकित करते हैं और लोहिया से होते होते जयप्रकाश तक और बाद में भी अनेक जो विद्वान हैं वो उसको रेखांकित करते हैं, तो मुझे लगता है कि विकास की अवधारणा जब तक से सर्वांगीण नहीं है, जब जी तक से हमारा कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है, हमारा कोई शैक्षणिक विकास नहीं हो रहा है, कोई बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है, जब तक से हम संस्कृति के तत्वों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक से किसी भी अर्थ, समाज और राजनीतिक विकास की बात करना वो कहीं ना कहीं बेमानी है। मुझे लगता है कि ये जो विकास की जो अवधारणा है, जिस समय बोध में हम, जिस समय प्रवाह के हम साक्षी हैं, उसमें अनेक विसंगतियां भी हैं और उसी में सार्थक दिशाएं भी हैं। हम जैसे जैसे अपने बोध की के तल पे हम अपने जीवन का उत्थान करते हैं, बेहतर दृष्टियों को जन्म देते हैं, वैसे वैसे हमें ये समझ में आती है कि जिसको हम विकास कहते हैं, संवेदना शून्य होकर विकास करने के कुछ क्या मायने हैं। अगर हमने जीवन में सौंदर्य के मूल संकल्पना को, तत्व को अगर नहीं समझा, अगर हमने हृदय में प्रेम की बात नहीं समझी, अगर हमने समन्वय की दृष्टि नहीं समझी, अगर हमने भारतीय दर्शन की जो मूल संकल्पना है, ये तमाम चीजों को समाहित करते हुए जो भी अभिव्यक्त दृष्टियां हैं, अगर उनको हमने नहीं समझा और सिर्फ हम अपनी जरूरतों, अपने स्वार्थ केंद्रित, अपने आत्म उपलब्धि में ही अगर हम संलग्न हैं और हमारे परिवेश की कोई भी जो आग्रह है, कोई भी प्रभाव अगर हमें संवेदनशील नहीं बना रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि तथाकथित जो विकास है उसके कोई मायने रह जाते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी विसंगतियां पैदा होती है। दूसरा जो आपका जो वो है जो प्रश्न है, एक विकास है और दूसरा आपने पूछा सांस्कृतिक उद्यमिता। जी देखिए राजीव जी, मेरा हमेशा मानना है कि व्यक्ति जो है वो ऊर्जा का एक सतत प्रवाह है ना। और जो ऊर्जा का जो प्रथम जो अभिव्यक्ति है वो वस्तु के रूप में होती है। जी वस्तु जो है विचार का रूप लेता है, विचार का ही एक प्रतिरूप व्यक्ति होता है, और विचार ही अंततः व्यवस्था का रूप लेती है। तो बिल्कुल। दरअसल क्या होता है कि अगर मैं सांस्कृतिक विमर्श में हूँ, सांस्कृतिक पक्ष को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जिन विचार तत्वों का मैंने वर्णन किया, जिस सत्य को मैंने देखने की कोशिश करी, जिन दृष्टियों से मैं अपने परिवेश को देख रहा हूँ, अपने संबंधियों को देख रहा हूँ, अपने मित्रों को देख रहा हूँ, अपने समाज और देश और वैश्विक परिवेश में जितनी भी घटनाएं हैं उनको अगर मैं देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इनकी अभिव्यक्तियां मूर्त और अमूर्त दोनों रूप में होनी चाहिए। सांस्कृतिक उद्यमिता और कुछ नहीं है। सांस्कृतिक उद्यमिता का अर्थ यही है कि सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का जो भी स्वरूप है हमारे समझ में, हमारी अवधारणा में, उससे जितने भी संलग्न लोग हैं जो रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारी जो न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं जीवन की, वो हम किस तरह से एक उद्यमी के रूप में, एक रोजगार के उपलब्धता के रूप में हम उसे वो वर्णन कर सके। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था एक बड़ी अवधारणा है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व का जो जनसंख्या उसका 1% जो लोग हैं वो जी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के पार्ट है। वो चाहे प्रबुद्ध लोग हैं, लेखक हैं, कवि हैं, फिल्म मेकर हैं, कलाकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं। ये तमाम लोग जो अपने अपने उद्यमिता से जो कुछ भी सृजित कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड के जो जीडीपी है उसका में 4 से 5% का जो शेयर है वो कल्चरल इकोनॉमी को जाता है, सांस्कृतिक बिल्कुल। अर्थव्यवस्था से ये चीजें जाती हैं। हमारा जो देश है भारतवर्ष, वो विश्व के टॉप 10 जो देश हैं, जो जो कल्चरल जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करने में जो सबसे आगे है। आ गया। सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था के दो रूप और हैं, जी एक जी जी मूर्त है, एक अमूर्त है। मूर्त में प्रोडक्ट्स हैं और अमूर्त में ज्ञान है। तो हमारी जो सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, भारतीय सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का जो मूल जो तत्व है वो ज्ञान तत्व है। हालांकि जी हम अभी सक्षम नहीं हुए हैं कि हम उन सारी चीजों को हम यूटिलाइज कर पाए, लेकिन जी आने वाले समय में अपने कलात्मक अभिव्यक्तियों से ज्ञान का जो रूपांतरण है अलग अलग रूपों में करके हम इस अर्थव्यवस्था को और बड़े स्वरूप में हम अभिव्यक्त करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को समझना आज के समय की जरूरत है, उन सारे लोगों के लिए जो ज्ञान के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी न सिर्फ हमारे ज्ञान की अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला है, बल्कि सीधे सीधे एक इसका एक मूर्त स्वरूप भी है जो कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करती है। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैं आपको बता दूं, सीसीआई करके एक संस्था है जिसको एक मेजरमेंट टूल के तौर पर यूनेस्को ने स्थापित किया है, जी क्रिएटिव कल्चरल इंडस्ट्री करके उसका वो आता है। और ऐसे और भी संस्थाएं हैं, एक मलेशिया में संस्था है, सेमेंडा या ऐसा कुछ नाम है। अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं कि आप कल्चरल इकोनॉमी में जो कुछ भी ग्रो कर रहे हैं हम उसको कैसे मेजर करें। हमारे देश में कितने कल्चरल क्लस्टर्स हैं, लोकल क्लस्टर है, रीजनल है, नेशनल क्लस्टर है, हम उनको कैसे इंपावर करें, हम कैसे रोजगार उत्पन्न करने की कोशिश करें। कल्चरल इकोनॉमी के जो बड़े डायमेंशन है जिसमें रिलीजियस हमारे इवेंट्स है, हमारे जो फेस्टिवल्स है, हमारे जो आर्ट है, फाइन आर्ट्स है, अनेकों ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट्स है, माध्यम है जिससे पूरी की पूरी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था जो है अपना जो है पोषण कर रही है। और कहीं ना कहीं बहुत व्यापक रूप से आने वाले समय में, अभी भी और आने वाले समय में, एक बहुत बड़ी दृष्टि के रूप में हमारे सामने आएगी। मेरा अगला सवाल है संपूर्ण क्रांति को लेकर जयंत सिंह तोमर जी से। सर, बतौर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी चिंतक, आप संपूर्ण क्रांति की प्रासंगिकता को आज के वैचारिक परिवेश में कैसे देखते हैं? जी राजीव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि संपूर्ण क्रांति की जो प्रासंगिकता है आज के संदर्भ में उसे किस तरह से देखा जाए। और इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें 1934 से लेके और आज 2024 के दायरे में
बहुत सारे पड़ाव पे सोचना पड़ेगा। तो पहला पड़ाव तो यही है कि जिस तरह से 1990 के बाद भारत सहित पूरी दुनिया का परिदृश्य बदला है, उसने जिस तरफ चीजें जा रही थी सार्थक दिशा में, और खास तौर पे 1945 के बाद, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से दुनिया के तमाम देश साम्राज्यवादी चंगुल से, उसके शोषण से मुक्त हुए, और वो सब अपने ढंग से, आप और हम जानते ही हैं कि किस तरह से दुनिया दो ध्रुवों में बटी, और उन दोनों ध्रुवों के बीच में से एकीकरण करते हुए किस तरह से दुनिया के तमाम देश जो हालिया आजाद हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वो अपना कुछ ताना बाना बुन रहे थे, और तब तक ये हुआ कि एकल ध्रुवीय विश्व बन गया। और आज जिस व्यवस्था में है WTO के नियमों का पालन करते हुए, उसमें सारी चीजें बदल चुकी हैं। राष्ट्र राज्य की जो संप्रभुता की बात है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम संपूर्ण क्रांति की आज की प्रासंगिकता की बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण क्या कह रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में खास तौर पे अमृत कोश पर आधारित उनकी जो पुस्तक है जयप्रकाश, उसको अगर हम पढ़ें, उसके अंत में संपूर्ण क्रांति का पूरा है। और इसके अलावा उनकी पुस्तकें तो उपलब्ध हैं ही, और खास तौर पर दो पुस्तकें, अजीत भट्टाचार्य की किताब और कुमार प्रशांत की किताब शोध की मंजिलें, ये दो बहुत मददगार साबित हो सकती हैं उस दिशा में विचार करने के लिए। तो जेपी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी की इच्छा युवक कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों से देश का निर्माण नहीं होता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और जेपी के ध्यान में ये बात है। जेपी अमेरिका से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के भारत आए थे, और उनके विषय में ये कहा जाता है कि मार्क्सवाद से संबंधित कोई भी किताब उनके समय में जो थी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं पढ़ी। मार्क्सवाद के घनघोर अध्येता वे थे, और जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव थे। लेकिन हम देखते हैं कि 1934 में जब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी दल का गठन होता है, तो उसी समय लगभग उसके 2-4 साल बाद जेपी ने एक किताब लिखी, समाजवाद क्यों। और ये समाजवाद क्यों, ये पुस्तक समाजवादियों के लिए नहीं लिखी गई थी, ये पुस्तक उन कांग्रेस समर्थकों के लिए लिखी गई थी जिनका एकमात्र उद्देश्य उस समय किसी भी तरह से देश को आजाद कराना था। लेकिन जेपी ने और कांग्रेस समाजवादी दल ने ये कहा कि देश की आजादी के बाद भी हमारे पास बहुत सारे काम जो है, और उसमें समता मूलक समाज की अवधारणा तो है ही। और खास तौर पे उन्होंने, जेपी ने संपूर्ण क्रांति के विषय में जब पूछा गया कि आपकी संपूर्ण क्रांति क्या है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया की जो सप्त क्रांति है, मेरी संपूर्ण क्रांति कमोबेश वही है। डॉक्टर लोहिया 7 तरह की गैरबराबरी जो पूरी दुनिया में है उनको समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और जेपी ये कह रहे हैं कि अगर 4 तरह के परिवर्तनों को हम देखते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, तो इनमें शैक्षिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक, इन 3 को और जोड़ लिया जाए तो मैं उस तरह के बदलाव की, उस तरह की संपूर्ण क्रांति की बात करता हूं जिसमें बदलाव ऊपर से नहीं होगा बल्कि नीचे से होगा। लोक उसमें सर्वोपरि है, इसीलिए लोकशाही की बात वो कर रहे हैं। आज अगर हम उसकी प्रासंगिकता तो निरंतर बनी हुई है, और हम देख रहे हैं कि तमाम पड़ावों को पार करते हुए भी विषमता की खाई किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। वो केवल आर्थिक विषमता की बात नहीं कर रहे हैं, हर मोर्चे पर मनुष्य और समाज में पीड़ा व्याप्त है। किसी भी तरीके से हमें कहीं कोई, हमने जो सपने बुने थे कि 1990 के बाद एक बेहतर दुनिया बनेगी, तो कैसी दुनिया बनी है 30 साल के बाद, ये हम सबको मालूम है। और इसीलिए जेपी बार बार मनुष्य को बदलने की और उसके साथ साथ समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, जिसकी गुंजाइश लगातार बनी हुई है। दिनकर जी ने 1942 में जो कविता जेपी के लिए लिखी, जब हजारीबाग जेल को फांद कर वो निकलते हैं, तब दिनकर की कविता है जय प्रकाश जो नहीं मरण से डरता है। तो जेपी भी
आज के नौजवानों से, अपने समय के नौजवानों से उम्मीद कर रहे हैं कि मरण का भय छोड़िए और समाज और देश के बदलाव के लिए आप सब संगठित होकर आगे आइए। महेंद्र सर, अगला सवाल आपसे कि चूंकि आप एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और सरकार के तंत्र प्रणाली को कहीं बेहतर समझते हैं, आप यह बताएं कि किसी भी सामाजिक या राजनीतिक विचारधारा और तंत्र प्रणाली के अपने विचारों के बीच क्या सचमुच कोई एकता कभी बन पाती है? देखिए, ऐसा है कि विचारधारा क्या है? विचारधारा लोहिया बोलते आंखें हैं, और संगठन क्या है? वो हमारे हाथ पैर है। संगठन के सहारे आप चलते हैं और विचारधारा एक प्रकाश पुंज है जिसके सहारे आप देखते हैं जी, और अपनी दृष्टि बनाते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में वस्तुतः जो हम इम्प्लीमेंटिंग पार्ट अदा करते हैं, जो विधायिका जो रूल बना देती है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं जी, जहां तक विचारधारा की बात है, 21 साल में लोग यूपीएससी में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग और तमाम सर्विसेज में और कम एज में आ जाते हैं जी, आप समझते हैं कि 25 साल या 20 साल तक कोई विचारधारा नहीं बन पाती। हालांकि किसी विचारधारा की तरफ इंक्लिनेशन जरूर होता है, जी, आदमी विचारधारा की तरफ झुके रहता है, लेकिन उसमें वो विचारधारा बहुत मजबूत पुष्ट नहीं होती। इसलिए कोई नौकरशाह जिस पार्टी के नेता के साथ जुड़ते हैं, आप देखते हैं उसी विचारधारा का हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जो नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट कभी पॉलिटिक्स में आता भी है तो बहुत इन्हीं गिने लोग हैं जो सफल हो पाए हैं, ज्यादातर ब्यूरोक्रेट फेल किए हैं। इसीलिए जो आप समझते हैं कि जो विचारधारा का कैसे इंप्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेट करते हैं, ये एक तरह से बेईमानी है। हाँ, और ये है कि अगर आप कोई विचारधारात्मक कोई पॉलिसी लाते हैं तो उसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट में रोल अदा करते हैं। जैसे कि जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन था, आप समझते होंगे या जानते होंगे या कहते हुए सुने होंगे कि इंदिरा गांधी को हराने में ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये सीधे नहीं कहा गया कि जयप्रकाश नारायण को उन्होंने लाभ कमाया, लाभ दिया या जोड़ दिया या उनके फेवर में, नहीं कहा गया। ये कहा गया कि जनता पार्टी को जिताने में से नहीं, इंदिरा गांधी को हराने में इनका बहुत बड़ा हाथ। अब है कि नहीं ये बात दूसरी है, लेकिन ये सच है कि जो एक इम्प्लीमेंटिंग पार्ट है उसमें बहुत बड़ा रोल इनका होता है। अब जैसे अभी हरियाणा का देखिए, हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ वो सीधे इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल उठते हैं और इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से ब्यूरोक्रेट पर सवाल उठते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है खुद वो चुनाव अधिकारी होता है एक तरह से। तो इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी अपनी विचारधारा का ज्यादा माने नहीं रखता जब किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो, लेकिन बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंटिंग पार्ट में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा अगला सवाल है बाबा विजेंद्र से। सर, क्या लगता है आपको आज की तारीख में भारतीय राजनीति और विकास के अन्य संदर्भों की बात करें तो संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता कितनी रह गई है? मित्र, मैं अपनी बात करूं और पहले तो जो डिजिटल मंच है, तमाम जो हमारे मेहमान हैं, मैं अपनी तरफ से अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और थोड़ी सी असहमति, क्योंकि मेरी अपनी समझ है, सोच है, मैं अपनी बात रखता हूं। मुझे लगता है कि अब जेपी को दोहराने का या गांधी को दोहराने का, लोहिया को दोहराने का वक्त नहीं है। जब तक हमारी दोहराने की आदत बनी रहेगी, हम इस देश में कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो यह है कि सीधे तौर पर मैं स्थापनाओं को खारिज करता हूं। यह वक्त नहीं है गांधी को दोहराने का, लोहिया को दोहराने का, जेपी को दोहराने का। आपको जेपी प्लस की बात करनी पड़ेगी, लोहिया प्लस की बात करनी पड़ेगी, गांधी प्लस की बात करनी पड़ेगी। गांधी और लोहिया या जयप्रकाश अपने वक्त के सुलगते हुए सवालों का उत्तर अपने तरीके से दे रहे थे और हमें अपने तरीके से उत्तर देना है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम इस उत्सव धर्मी समाज में हम नहीं बन पा रहे हैं। हमको राजमार्ग पर चलने की आदत हो गई है, हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं और कभी भी ज्ञान डेमोक्रेट नहीं होता है। और जिस दिन ज्ञान डेमोक्रेट हो जाता है, लोकतांत्रिक हो जाता है, ज्ञान का मतलब है कि आप मौलिक तरीके से सोचिए और पगडंडी पर चलना शुरू कर दीजिए। जब आप भीड़ का हिस्सा होता है, भीड़ से कभी परिवर्तन नहीं आता है। अगर भीड़ से क्रांति हो गई रहती तो कुंभ के मेले के बाद जो है ना, इस दुनिया की तकदीर बदल गई रहती। और भीड़ से, हाँ, इस
भीड़ से कभी क्रांति नहीं होती है। आप जिस समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति, सच बात राजीव जी यही है, यह क्रांति के नाम पर जो भ्रांति का सैद्धांतिकरण हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। जेपी के प्रति बहुत लगाव, मैं जेपी को जानता हूं, जानने का प्रयास करता हूं, और दोहराव के पक्ष में बिल्कुल मैं नहीं हूं। और मुझे लगता है कि इस वक्त में जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी का जो नया मन है, नया चित्त है, मुझे लगता है कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि मंदिरों में लिखे रहते हैं कि यह प्राचीन हनुमान मंदिर, यह प्राचीन शिव मंदिर, जैसे ही प्राचीन आप लिख देते हैं तो प्राचीनता क्या है कि आपको ताकत देता है, आपको, आप उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं। और जैसे प्राचीन शब्द जुड़ता है, आप कुछ नया सोच नहीं पाते हैं, आपके चित्त से कोई नई क्रांति पैदा नहीं हो पाती है। और जैसे ही समाजवाद की बात करते हैं, संपूर्ण क्रांति की बात करते हैं, समग्र क्रांति की बात करते हैं, कोई नई क्रांति हम पैदा नहीं कर पाते। 50 वर्ष हो गए और 50 वर्षों में यह धरती इतनी बांझ हो गई है कि कोई लोकनायक 50 वर्षों में, कितना यह दिवालियापन है इस दौर का कि हम 50 वर्षों में एक लोकनायक पैदा करने की स्थिति में नहीं रहे, हम लोकनायक बन नहीं सके हैं। मुझे लगता है कि आज जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को अपने बहस का, अपने विमर्श का भी एक आइकॉन बदलना पड़ेगा, एक दिशा बदलनी पड़ेगी। एक बात है। दूसरी बात मैं सीधे तौर पर राजीव जी मैं कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया 3 भ्रमों पर चल रही है, एल्यूजन ऑफ थ्री एल्यूजन्स पर पूरी दुनिया की व्यवस्था चल रही है आज के दौर में। देखें, और क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं कि 90 के बाद, अभी हमारे मित्र तोमर साहब अभी ऑफ स्क्रीन हो गए, वो कह रहे थे 90 के बाद जो है कैसी दुनिया होगी, क्या होगा, उसका दुष्परिणाम, उसकी विसंगतियां सामने में है। राजीव जी 90 के दशक में, 90 में खास करके, जब डंकल गेट और जगतीकरण की सारी कोशिशें चल रही थी, और उस वक्त में मां के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ होगा, आज उस बच्चे की आयु लगभग 34 साल की हो गई है। यह वैश्वीकरण के बाद जो बच्चा पैदा हुआ था, आज वह बच्चा युवा हो चुका है, 34-35 वर्ष का बच्चा हो चुका है। यह जो डिजिटल चाइल्ड है, जो एंड्रॉयड जनरेशन है, इस जनरेशन ने सवाल को भी नहीं समझने का प्रयास किया है, समाज को भी नहीं देखा है, परिवार को नहीं देखा है, संबंध को नहीं देखा है, संवेदना को नहीं देखा है। यह स्क्रीन पर इनकी जिंदगी जूझती नजर आती है, इसके बाद की दुनिया नहीं नजर आती है। वह यह जो 34 वर्ष की जो आत्म केंद्रित पीढ़ी है, इस आत्म केंद्रित पीढ़ी के सामने में क्रांति का कैसा सूत्र देना चाहते हैं, क्रांति की कैसी परिभाषा आप रखना चाहते हैं, क्यों इनके हाथ में लोहिया को आप थमाना चाहते हैं। जब लोहिया और जेपी की बात करते हैं ओझा जी, तो हम लोग को कहते थे कि समाजवादी कैसा होता है। अब समाजवादी कैसा होता है, तो समाजवादी जो है क्या कहते हैं, मुड़ा हुआ कुर्ता पहनता है, जालीदार पैजामा पहनता है, टूटा हुआ चप्पल है, आंख पर मोटा चश्मा है, झोला है, इसमें एक लोटा है, और मोतियाबिंद को ढकने के लिए मोटा मोटा दूरबीन वाला चश्मा है। क्या इसी को समाजवाद कहते हैं? यह जो कॉस्मेटिक सोशलिज्म है, ये जो प्रतीकात्मक है, इस प्रतीकात्मक समाजवादियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं इस बात को जो कह रहा था कि अभी पूरी दुनिया जो है, जो 3 भ्रमों पर चल रही है, उसकी बात मैं पूरी कर दूं, तब आप आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वह एल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी है, एल्यूजन ऑफ डेवलपमेंट है, और एल्यूजन ऑफ कैपिटल है। यह जो विकास का भ्रम है, पूंजी का भ्रम है, और लोकतंत्र का भ्रम है। आप लोग तीनों भ्रम को अलग अलग समझ लेंगे तो संपूर्ण क्रांति को समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा। लोकतंत्र का भ्रम क्या है? लोक और तंत्र के बीच में आज 36 का रिश्ता है। जब लोक और तंत्र के बीच में 36 का रिश्ता है, यहां से नया लोकनायक कैसे पैदा होगा, इसको ढूंढने की आवश्यकता होगी, उसको डायग्नोस करने की आवश्यकता होगी। यह तंत्र कहता है कि तुम्हारे यहां बच्चा पैदा हुआ है, और बच्चा पैदा हुआ, मैं जानता नहीं हूं आपके बच्चे को, जब तक कि हमारा तंत्र और बीडीओ सीओ स्टाम्पिंग नहीं कर दे कि तुम जन्म लिए हो, तब तक हम मानने के लिए तैयार नहीं हम हैं कि तुम पैदा भी हुए हो। मरने के बाद भी उनका सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं मर गया हूं, तब उनको मृत्यु पर भरोसा होगा। इस तंत्र को, इस लोक पर
जरा सा भी विश्वास और भरोसा नहीं रह गया है। दोनों की दिशा 36 की तरह हो गई है। एक बात, पूंजी का भी भ्रम यह है कि 47 में जयप्रकाश नारायण के पहले जो पूंजी हमारे पास में है, क्या हमने पूंजी को आगे बढ़ाया या पूंजी को आगे घटाया? जो हमारे पास में स्वच्छ नदियां थी, स्वच्छ जल थे, हरितमा थी, उर्वरा भूमि थी, मानव शक्ति थी, हमारा समाज था, हमारे पास संबंध थे, हमारी संवेदना थी, क्या उस पूंजी को तुमने आगे बढ़ाया या नाश कर दिया? यह जो पूंजी का भ्रम है कि दुनिया से पूंजी आ रही है, इस भ्रम को भी समझने की आवश्यकता है। सच बात यह है, हम विनाश के कगार पर विकास को हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। दो बात। तीसरी बातें हैं, लोकतंत्र का भ्रम मैंने कहा और पूंजी का भ्रम कहा और विकास का भ्रम भी है। ये विकास का भ्रम राजीव जी आप देख रहे हैं, ये विकास का बनता हुआ टापू है। इस टापू पर रहने के लिए कुछ लोग ही जगह ही नहीं है इस टापू पर, और टापू पर जाने के लिए जो जद्दोजहद है, उस टापू पर हमारा भी एक आशियाना बन जाए, हमारा भी पांव वहां जम जाए, उसके जद्दोजहद में पूरी व्यवस्था लगी हुई है। मित्र, मैं आज इस बात को कह रहा हूं कि 74 में जिस गुजरात से यह आग सुलगी थी, उसी गुजरात में जाकर के आग शांत हो गई। लोकनायक से आवाज उठी थी और मोदी जी ने पुनः उस आवाज को साबरमती नदी में उसको डुबो दिया है, खामोश कर दिया है। मुझे लगता है राजीव जी, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोग डिजिटल स्टेज पर जब लोकनायक और संपूर्ण क्रांति और तमाम चीजों की बात करते हैं, मुझे लगता है कि यह बात छोटी नहीं है। हम कुछ करने के लिए बैठना चाहते हैं। और दूसरी बात में राजीव जी, सीधे तौर पर जब हम लोग चर्चा करते हैं अरविंद जी से, चर्चा वाचन के स्तर पर जो समाजवाद है, ये वाचन करने का वक्त नहीं है, क्योंकि दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर दर। अगर आप चुप रहे तो सारा जमाना क्या कहेगा? ये जो शाइनिंग इंडिया देख रहे हैं, ये जो चमको चमको भारत देख रहे हैं, मुझे लगता है कि जब गांधी को याद करते हैं, लोहिया को याद करते हैं, जेपी को याद करते हैं, इन तमाम इतिहास को मरना सीखना होगा। जिस दिन इतिहास को ढो के चलते रहेंगे, आप नया इतिहास पैदा नहीं कर पाएंगे। जब तक वृक्ष की पत्तियां, पीली पत्तियां, पकी हुई पत्तियां झड़ेगी नहीं, तो नए किस्ले निकलेंगे नहीं, नई पत्तियां निकलेगी नहीं, नई क्रांति घटित नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है, हम लगातार गांधी, लोहिया, जयप्रकाश को जपते रहते हैं, उसके मंत्र को, और काम करना मेरा कुछ नहीं है। हम कुछ भी नए अपने जीवन में, खास करके यह है कि हम कहीं से लोकनायक पैदा हो, संपूर्ण क्रांति हो, लेकिन हमसे वो नहीं हो। हम लोकनायक नहीं बनेंगे। लोकनायक पैदा हो, हम नहीं, पड़ोस के घर में कौन लोकनायक पैदा होगा? मुझे लगता है कि लोकनायक के जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव रहे। लोकनायक तो भाग गए थे, लोकनायक भाग गए थे, अब मुझे कोई काम नहीं करना है, चले गए थे भूदान आंदोलन में, चले गए थे वो जमीन के मामले में। अगर मुसहरी की घटना मुजफ्फरपुर की ना हुई होती तो जेपी लौट करके आते नहीं, जिसको आप क्रांति कहते। और एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा राजीव जी, कितनी वर्ष की आयु थी आजादी की? 47 के बाद, मात्र 20 वर्षों के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक निराशा की कहानी घटित हो रही थी। आजादी के जो मकसद थे, जो बुनियादी सवाल थे आजादी के सामने में भी, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, और नए भारत और नए समाज के निर्माण के जो रहनुमाओं के सपने थे, 20 वर्ष में वे सारे टूटते हुए नजर आए। और मैं गंभीर आज आरोप लगा रहा हूं, जब पूरी दुनिया क्रांति के आगोश में थी, तो बाजार ने अपनी मजबूरी में गांधी को गढ़ा। और जब 60 और 70 के दशक में, जब नक्सलवारी जो जगह है बंगाल में, जब दार्जिलिंग के उस नक्सलवारी में विषमता के खिलाफ, इस लोकतंत्र के खिलाफ, चुनाव में विश्वास न था, बैलेट पर विश्वास खत्म हुआ, जब बुलेट की आवाज मजबूत होने लग गई, तो बाजार घबरा गया। फिर उसने एक लोकनायक को पैदा किया। कभी राष्ट्रपिता को बाजार पैदा करता है, कभी लोकनायक को पैदा करता है, लोहिया को भी पैदा करता है, अन्ना हजारे को भी पैदा करता है, और फिर जो है बाजार का अपना खेल जारी रहता है। 74 के जो आंदोलन थे,
क्या हो गया? 74 की संपूर्ण क्रांति आज पूरे परिवार में फंसी हुई है। संपूर्ण क्रांति कहां जाकर के ठहर गई? किसने संपूर्ण क्रांति के तमाम वसूलों को बेचा? किसने बिहार को लूटा? तमाम जेपी के जो अनुयायी हैं, सारे देश में हिंदुस्तान को तबाह करने वाले, भ्रष्टाचार की गंगोत्री को बहाने वाले और संपूर्ण क्रांति को श्रद्धांजलि देने वाले जो लोग हैं, वही लोग थे जो कल जेपी का झंडा ढो रहे थे, संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद कर रहे थे। और वही जातिवादी ताकत और पटना में कैंची लेकर के घूमते थे, पंडितों का जनेऊ काट रहे थे, अब जातिवाद को मिटा देंगे। वही जनेऊ काटने वाले लोग तमाम प्रकार के जातिवादी शिकंजे में बिहार और पूरे देश को तबाह किया है। जेपी के अनुयायी को समझना चाहिए आखिर जेपी की भूल कहां थी। आज मित्रों पता है, आज नानाजी देशमुख का भी आज जन्मदिन है, जेपी का भी जन्मदिन है, आज कन्या का भी पूजन हो रहा है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने गर्ल्स चाइल्ड डे भी घोषित किया है। इसमें भी संपूर्ण क्रांति को देखने की है। आखिर आपके नेतृत्व की विफलता नहीं है। भक्ति आंदोलन के बाद तुलसीदास अंतिम कवि होते हैं और उसके बाद भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाता है, पर्दा गिर जाता है और भक्ति आंदोलन के बाद तमाम साहित्यकार, कलाकार और दार्शनिक सत्ता की दलाली करने में लग गए, राजा की चाटुकारिता में लग गए। क्यों नहीं तुलसीदास अपनी विरासत को मजबूत किया और सेकेंड लाइन नेतृत्व को खड़ा किया जो भक्ति आंदोलन को और आगे बढ़ा सके? आखिर तुलसीदास भक्ति आंदोलन का अंतिम कवि क्यों हुआ और क्रांति का अंतिम लोकनायक जयप्रकाश क्यों हुआ? इसको भी समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। अरविंद जी, जयप्रकाश नारायण के विचारों में जो सांस्कृतिक क्रांति की बात है, वह आज के डिजिटल युग में युवाओं के लिए किस प्रकार की प्रेरणा दे सकती है? जी, और राजू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी का। इन्होंने बहुत ही सुंदर और सार्थक दृष्टि रखी हम लोगों के सामने। जो भी संगतियां पैदा हुई उस आंदोलन से, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। और उसमें बस मैं 2 लाइन अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि सप्त क्रांति या संपूर्ण क्रांति की अवधारणा में जिन 7 तत्वों की बात की गई, 7 दृष्टियों की बात की गई, वो निश्चित रूप से जो भी अभिव्यक्तियां हुई तत्कालिक तौर पे, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और अभी भी जब मैं उसका एक पुनर्मूल्यांकन करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि 40-50 साल तो जरूर गुजरे, लेकिन कोई भी जो सार्थक विचारधारा है, वैचारिक जो दृष्टियां होती हैं, वो पल्वित होती हैं आने वाले समय में। नव मार्क्सवाद अभी खत्म हुआ है, इतिहास की संकल्पना खत्म हुई है, और जितने भी विचार के जो स्रोत हैं, डेनियल बेल ने कहा कि विचार का अंत हो गया 1960 में, और फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास के अंत की बात करी। बजाय इसके कि जो प्रवाह है विचार का, वो सतत रहता है। और ऐसे अनेक ऐसे दृष्टांत इतिहास में भी मिलते हैं कि जब भवभूति को नहीं समझा गया तो कैसे अभिनव गुप्त आते हैं और उनका वो पुनर्मूल्यांकन करते हैं। भवभूति के जो महत्व है, जो उनकी जो साहित्यिक जो महत्ता है, उसको स्थापित किया जाता है। ऐसे ही कला जगत में भी होता है। कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी अभिव्यक्तियां तत्कालिक रूप से हुई संपूर्ण क्रांति की, मुझे लगता है कि वो सप्त क्रांति की जो पूर्ण अवधारणा थी, उससे वो संचालित नहीं थी। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये जो ऊपर की जो लेयर्स है, जब तक, मैं वही बात पे पहले भी बोल रहा था कि सबका जो अधिष्ठान बिंदु है सांस्कृतिक पक्ष है। जब तक से हम नैतिक जीवन के नैतिक पक्ष को नहीं समझेंगे, जब भी हम मूल्य सृजन की बात नहीं करेंगे, तब तक किसी भी संघर्ष और सृजन की बात करना ही बेमानी है। कोई भी सत्ता परिवर्तित हो जाए, कोई भी सत्ता का हस्तांतरण हो जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें जड़ों के पास जाने की जरूरत है। जयप्रकाश जी जब बोलते हैं कि आध्यात्मिक क्रांति की बात, तो जितने दृष्टांत बाबा विजेंद्र ने बोले, कितने वो लोग थे जो आध्यात्मिक तत्वों की बात की और आध्यात्मिक तत्वों तक उनकी दिशा पहुंची भी। कितने वो लोग थे जो शैक्षणिक जो क्रांति की जो अवधारणा थी पूर्ण, उसके आसपास भी गए, कोई नहीं गया। बौद्धिक क्रांति का क्या महत्व हो सकता है हमारे समाज में, हमारे समय में, कौन वहां तक पहुंचा? मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वहां तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। और इसीलिए ये जो अपूर्णता का जो बोध है कि वो पूरी जो क्रांति की जो अभिव्यक्ति थी, वो जो एक वैचारिक जो अभिव्यक्ति थी, उसका आंशिक जो है परीक्षण हुआ इस समाज में। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि कोई चीज पूर्ण है। वो विचार का एक वैचारिक परिधि है, उसमें जो भी मूल्यवान चीजें हैं, वो हर समय में जो भी समाज है,
जो भी युवा युवा की जो युवा दृष्टियां हैं वो उसको ले और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पे राजीव जी। डिजिटल जो एज है, जिस एज में हम लोग हैं, जी देखिए तकनीक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम देखते हैं कि जब हम इवोल्यूशन की, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो अनेकों वैचारिक आंदोलन आते हैं। वो कला के क्षेत्र में भी आते हैं, साहित्य के क्षेत्र में आते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं, संस्कृति के क्षेत्र में आते हैं, दर्शन के क्षेत्र में आते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो दार्शनिक जो अवधारणाएं थी वो कैसे कालांतर में पीछे चली गई, और वैज्ञानिक दृष्टिया कैसे अपने को स्थापित करती चली गई। इसके क्या कारण थे, क्या संदर्भ थे, ये पूरा एक बड़ा विमर्श है। इस पर हम लोग फिर कभी आएंगे। आज के समय में दर्शन पीछे है, विज्ञान आगे है। आज के समय में तकनीक आगे है, और जो हमारे जो राजनीति है वो पीछे है। आज के समय में ऐसे दृष्टांत हैं जहां पे हम बोल सकते हैं कि जो विचारधारा को लेकर, जिन तंत्र को लेकर, जिन स्थापनाओं को लेकर हम आगे बढ़े थे, वो अपने इवोल्यूशन में, अपने क्रमिक विकास में अपना जो स्वरूप है उन्होंने बदल लिया। इसके अनेकों कारण है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, डिजिटल एज का जो इवोल्यूशन है, तकनीक का जो एक प्रभाव हमारे जीवन पे है, इसके अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छे ये है कि आज उसी के कारण हम लोग आज बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं। संवाद की जो संभावनाएं बनी वैश्विक स्तर पे, वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा थी उसको मैंने मतलब मैनिफेस्ट करने में, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने में तकनीक की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज पूरा जो विश्व है गांव की तरह है आज, और टाइम स्पेस की जो अवधारणा है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। टाइम का स्वरूप भी बदल चुका है। जो संवाद करने में हमें पहले महीनों लगते थे, आज हम 1 सेकंड में करते हैं, 1 मिनट में करते हैं। स्पेस की जो अवधारणा है वो भी बदल गई। इसमें निश्चित रूप से तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है। तकनीक के और भी योगदान है, और तकनीक वैज्ञानिक दृष्टि और कला की जो सृजनात्मक दृष्टि है, इसमें संघर्ष चलता रहता है। और ये संघर्ष जो है हमेशा सकारात्मक दिशा में ही बढ़ना चाहता है। इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसे संघर्ष की स्थितियां बनती हैं जहां पे कभी तकनीक हावी होती है और कभी जो कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं वो हावी होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस डिजिटल एज में है युवा की, जिन डिजिटल एज की युवा की बात बाबा विजेंद्र ने की, वो बिल्कुल सही किया कि जो बच्चे डिजिटल एज में आंखें खोल रहे हैं उनको जो हमारे जो परंपराओं से आती हुई जो सांस्कृतिक जो तत्व है, दृष्टियां हैं, उनके पास वो कितना पहुंचती हैं और कितना वो पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में कहना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि जितने भी बड़े परिवर्तन होते हैं, चाहे तकनीक करे, विज्ञान करे, कोई दर्शन करे, सिद्धांत करे, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक ऐसे बिंदु पर आकर एक अपनी समग्रता को प्राप्त करते हैं जहां से अभी तो ये प्रक्रिया है, अभी हम किसी बिंदु पे नहीं पहुंचे। पहले हम विमर्श के स्तर पे थे, आज हम प्रवेश द्वार पे खड़े हैं तकनीक के। लेकिन ये प्रवाह चलता रहेगा। आने वाले समय में जितने भी सकारात्मक पक्ष है इसका, उसको लेकर हम एक ऐसे समग्र बिंदु पे खड़े होंगे जहां से इसकी जो 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 पूरी एक होलिस्टिक जो विजन है इसके उपयोग का, उसकी एक बड़ी संभावनाएं बनेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, डिजिटल एज के जो बच्चे हैं, हम लोग भी आंशिक रूप से डिजिटल एज में ही हैं। हम पुरानी परंपराओं के साथ भी हैं, उसके साथ भी है। हम बेहतर ढंग से एनालिसिस कर पाते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुपर स्पेशलाइजेशन की जो दृष्टियां हैं वो विकसित हो रही हैं। आज के जो बच्चे, आज की जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं उनमें जो बौद्धिक जो प्रखरता है वो है, उनके अंदर तीक्ष्णता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम लोग हैं, जो पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए लोग हैं, पुराने मूल्यबोध से जुड़े हुए लोग हैं, जी नए समय बोध और पुराने समय बोध के सेतु के रूप में हमारी उपस्थिति है। हम कितने उपयोगी हैं आने वाले जनरेशन के लिए। क्या हमें लगता है कि जिस तकनीक के एज में बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं, हमको एज इट इज छोड़ देना चाहिए, या हमें उन्हें अपने मूल्य परंपरा से, हमें जो सृजन की जो सार्थकता है और भी जो सौंदर्य के जो तत्व हैं उनसे जोड़ने की पहल होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये बोध है तो इसका कहीं ना कहीं जो विकेंद्रीकरण है, कहीं ना कहीं जो इसका संवर्धन है, संरक्षण है, वो हमारे ऊपर आता है कि हम युवाओं के पास। मैं तो सारी यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ इंडिया के, वहाँ एआई पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं, वहाँ आईआईटी के बच्चे भी होते हैं, वहाँ कला पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं। लेकिन मैंने हर बार अनुभव किया है कि जब भी हम एक सार्थक तल से खड़े होकर बात करते हैं
वो बच्चे हतप्रभ रह जाते हैं और उनको ये लगता है कि ये जो पक्ष है जीवन का, ये हमें किसी ने बताया नहीं। और जितनी जितनी तीव्रता, जितना बड़ा आग्रह उनके अंदर होता है चीजों को सीखने का, मुझे नहीं लगता है कि जिनको हम प्रबुद्ध मानते हैं और जिनको लगता है कि ये प्रबुद्ध लोग हैं, इनके ऊपर उत्तरदायित्व है समाज को आगे बढ़ाने का, अपने परिवार के लोगों का संरक्षण करने का, आने वाले जनरेशन को एक नई सार्थक दिशा देने का, वो उतना उपयोगी हो पाते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं अपने अनुभव से कि जब भी किसी भी चीज में अगर सार्थक दृष्टि है, चाहे आपके विचार में हो, अनुभव में हो, आपके विश्लेषण करने की शक्ति में हो, अगर उसमें सार्थकता है, कोई सौंदर्य है, आप उसको लेकर जाएं, युवाओं के बीच जाएं, उनको बताएं। युवा संवेदनशील हैं। डिजिटल एज में रहने का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर इंसेंसिटिविटी है। वो कला के जिन दृष्टियों को रच रहे हैं, वो रचनात्मकता के जिस संसार में हैं, उसको कहना बहुत मुश्किल है। हम सिनेमा के रूप में देख रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है, साहित्य के जो मानक वे कैसे चेंज हो रहे हैं, कला की दृष्टियां कैसे चेंज हो रही है, कला अपना रूप कैसे नए नए रूपों से अपने को विस्तारित कर रहा है। ये तमाम संभावनाएं हैं जो डिजिटल युग से ही पैदा हुई है। ये पहले भी था, 200 साल पहले भी था, 100 साल पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय भी रहेगा। कलात्मक दृष्टियां, सृजनात्मक दृष्टियां तकनीक का वर्णन करती हैं और एक नए सत्य को, एक नए सार्थक संवाद का सृजन करती है। तकनीक कभी हावी नहीं होनी चाहिए हमारे मनस्थिति पे, हमारी सृजनात्मक दृष्टियों पे और अभिव्यक्तियों पे। मेरा यही मानना है कि मनुष्य का जो मन है, उसकी जो कलात्मक जो दृष्टि है, सृजन करने की जो आतुरता है, उसका आग्रह बहुत बड़ा है, उसकी तीव्रता बहुत बड़ी है। कोई भी तकनीक न पहले कभी वहां तक पहुंच पाई है, न आने वाले समय में पहुंच पाएगी। सारी तकनीकों को मनुष्य ने ही ईजाद किए हैं, मनुष्य ही इसका संयोजन करेगा, मनुष्य ही आने वाले समय में इसको निश्चित दिशा देगा। जी, अगला सवाल है महेंद्र सर से। संपूर्ण क्रांति के संदर्भ में आप जयप्रकाश नारायण के किन बातों को आज के सामाजिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था और शासन के आत्मचिंतन के लिए आवश्यक मानते हैं और क्यों? देखिए, जयप्रकाश की जो बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो नैतिक आधार पर मूल्य परक राजनीति करते थे। जी। दूसरी बात है कि जयप्रकाश जी प्रयोग धार्मिकता को अपनाए। जी। गुजरात में जो गुजरात नवनिर्माण आंदोलन चला भ्रष्टाचार के खिलाफ में, और चीमन भाई चोर है गली गली में, चीमन भाई चोर है गली गली में शोर है, ये जो नारा नौजवानों के बीच आया, उसका परिणाम क्या हुआ? चीमन भाई को रिजाइन करना पड़ा, इलेक्शन हुए और उसमें नवनिर्माण पार्टी यानी जयप्रकाश विजयी हुए। उसी तरह जब पूरे देश की जो राजनीति थी वो दिशाहीन हो गई थी, उस समय पटना के गांधी मैदान में और पटना सीनेट हॉल में उसके पहले और दिल्ली के मैदान में जो सिंहासन खाली करो की जनता की जो नारा दिया, वस्तुतः इसके पीछे उनका क्या प्रयोग था? नौजुवकों को इकट्ठा करना। दूसरा प्रयोग क्या था? जनता पार्टी बनाने के समय में कि ऐसे पार्टियों को एकत्र करना जो विभिन्न विचारधाराओं के हैं, उनमें मत है कि नहीं है, लेकिन उनकी सहमति कैसे लिया जाए, क्योंकि जिस काल से हमारा देश उस समय गुजर रहा था, उस समय सभी लोग, जनता, सभी पार्टियां उनको सहायता करनी चाहती थी, जो कोई भी खड़ा हो जाए। और जयप्रकाश नारायण उस एज में, नेहरू के समय के वो पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन उस एज में खड़ा हुए और उनको समर्थन मिला। उसका कारण क्या था? उनका कारण था वो प्रयोग धार्मिक था, नवयुवकों के लिया और विभिन्न विचारधाराओं को लोगों को लिया। बाबा विजेंद्र ने एक बात कही जो हमें ठीक लगती है कि बाद में इसका कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा, जैसे कि आरएसएस या बीजेपी जो लिया है, और कम्युनिस्ट ही लोग इंदिरा गांधी के साथ दे रहे थे, रूसी साथ दे रहा था। क्योंकि इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं अपनी बात पर रहना चाहता हूं कि बाद में जब 80 आते आते जब भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ नहीं रहा, तो 80-85 सीट मिला इलेक्शन में और सत्ता के समकक्ष खड़ा हो गई भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारधारा के लबादक उठा फेंका और आडवाणी और वाजपेयी के नेतृत्व में जो जनसंघ से बीजेपी बनी,
उसका पता नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं, उसका विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है। वो गांधीवादी विचारधारा को लेकर वाजपेयी चले। लोग आज भूल गए हैं, तो पार्टी वाले छोड़ के कोई नहीं जानता होगा। खैर, उस पर भी मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण क्योंकि जानते थे कि हमको इस जो करकापाद की जो कुहेलिका है, इस अंधेरों को दूर करना है और इस समय में किसी तरह इस इंदिरा गांधी को हटाना है। और 1975 तक जब जगमोहन लाल ने 12 अप्रैल को दिया अपना न्यायालय में कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो आपको मालूम हुआ कि जनता चार्टर बनाया जयप्रकाश नारायण ने। और जनता चार्टर में 3 चीज था। पहला था चुनाव सुधार, क्योंकि आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि आखिर रद्द क्यों किया गया रायबरेली के चुनाव, क्यों रद्द किया गया। उसमें उनके ओएसडी कपूर साहब थे जो चुनाव में उनको बहुत सहायता किए थे, जिसको उन्होंने गलत माना पटना के हाई कोर्ट के जगमोहन लाल जी ने। और लंबी बात है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मेरे चुनाव सुधार पहला था, दूसरा था प्रशासनिक सुधार और तीसरा था शिक्षा में सुधार। ये 3 सुधारों का एक चार्टर बनाया जयप्रकाश जी ने, वो 1975 में ही। तो देखिए बहुत सारी काम है, मैं केवल 2-3 चीजें अपनी बात को कहा कि आज भी जयप्रकाश के उन चीजों को जो लोक संग्रही नेता थे, लोक में जो अच्छा है कैसे उसको हम एकत्र करें और उसको हम कह के एकत्र करके जो नए लोग हैं या जो भ्रष्टाचार या बेरोजगारी या जातिगत जो विषमता है, कैसे उससे हम उभरे, कैसे हम उस पर विजय पाए और कैसे मार्ग प्रशस्त करें जनता का, ये हमारा नारा था। इसीलिए कहा, दुष्यंत कुमार ने कहा कि एक अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। यूं कहे कि मुल्क में एक बूढ़ा आदमी है या एक बूढ़ा आदमी है या मुल्क में एक अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। तो एक कैसे जयप्रकाश नारायण जो सामधेनी जो लिखा था, जिसको विजेंद्र ने चर्चा की हजारीबाग की जेल में, वो सुनो भविष्य पुकार रहा है या दलित देश का त्राता है, सपनों का नेता जयप्रकाश भारत का भाग विधाता है, तो भाग विधाता बनकर गया। हाँ, अरविंद ने भी ठीक कहा कि आध्यात्मिक चेतना का या आध्यात्मिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में कार्य करने के ज्यादा मौका नहीं मिला। बौद्धिक क्षेत्रों में रहा, लेकिन बौद्धिक क्षेत्र भी जो उनके समाजवादी जो लोग थे उनके बीच रह गया। ये भी इनका कहना ठीक था कि 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्यों बनाई, क्योंकि उसके पहले जब सविनय अवज्ञा आंदोलन फेल हुआ था, उस समय वामपंथियों का अधिकार कांग्रेस पर था। नेहरू और सुभाष लेफ्ट विंग इन कांग्रेस कहा जाया करते थे। जो लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे नेहरू जी थे। त्रिपोली के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। हरपुरवा कांग्रेस का अध्यक्ष के सुभाष चंद्र बोस थे। तो कांग्रेस में एक वामपंथी विचारधारा चल रही थी नए लोगों में। और अमेरिका से जब लौटे 1929 में जयप्रकाश जी, तो उसके पहले वो कम्युनिस्ट थे। विजेंद्र जी ने ठीक कहा कि मार्क्सवाद का बहुत अच्छा अध्ययन किया था। तो ये जान गए कि मार्क्सवाद यहाँ नहीं चलेगा भारत में, और गांधी को हम अवहेलना भी नहीं कर सकते, गांधी के विचारों को लेकर चले। इसलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना आचार्य नरेंद्र देव अशोक मेहता को लेकर के। और आप जान रहे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, वो कम्युनिस्ट के विरोध में खड़ी थी कि कांग्रेस को कम्युनिस्ट ज्यादा आगे नहीं बढ़े। और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अभी इतने कम समय में इस छोटे प्रश्न में नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद। विजन सर से मेरा अगला सवाल है कि क्या संपूर्ण क्रांति की मूल दृष्टियां आज के युवाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं, और क्या सचमुच संपूर्ण क्रांति भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने में सक्षम है? मुझे लगता है कि मैं पिछले क्रम में जब आपने मुझे बोलने का मौका दिया तो मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि मित्र, नई पीढ़ी को नया मूल्य करने दीजिए। एक बात है, हम लोग नारा देते हैं कि अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश। अंधकार वह नहीं है, अंधकार बहुत घना है। जो जेपी के साथ में थे, जो इस कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ में देश खड़ा था, और जो जेपी के साथ लोग खड़े थे, वे सारे लोग अभी सरकार में हैं।
तो जब आप सरी गली व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहेंगे तो आप सरी गली व्यवस्था को गिनिए। तो दिल्ली में देखिएगा कि पटना में देखिएगा कि लखनऊ में देखिएगा, ये तमाम लोग जो हैं जो सरकार में थे वे 99 के चक्कर में पड़े हुए 99 सीट लेकर के विपक्ष में हैं। जो संपूर्ण क्रांति की बात करते थे वे सरकार में बैठे हुए हैं। एक विसंगति है। अब अगर जेपी से प्रेरणा लेंगे, व्यवस्था बदल दो, सरकार मत बदलो, व्यवस्था परिवर्तन की बात, आमूल चूल परिवर्तन। अगर हम आमूल चूल परिवर्तन करना चाहेंगे अभी देश में, जो मोदी भक्त लोग हैं या राहुल भक्त लोग हैं, भक्त एक तो नया सियासी भक्ति आंदोलन चल रहा है, ये जो तमाम भक्त लोग हैं ये आपके खिलाफ में खड़े होंगे कि क्या करने के लिए आए हो। मोदी जी तो उनके भक्त थे, जेपी के, उनके 74 आंदोलन में थे, अब सरकार में है, कहां से लड़ाई होगी, किनसे लड़ाई करनी है, बदल गया है पाला। अब एक बात हमको केवल यहां यह बात करनी है कि नई पीढ़ी के लिए, कि 2-3 बात नई पीढ़ी को आज मैं कहना चाहता हूं कि 11 अक्टूबर जाकर के टीवी स्क्रीन को देखिए, सदी के महानायक को केक खिला रही है देश की जनता, पागल है अमिताभ बच्चन को लेकर के। अब यह देश अमिताभ बच्चन को याद करे 11 अक्टूबर को, सदी के महानायक को, या उस सदी के लोकनायक को याद करे, और दोनों एक ही जात के थे। तो दिक्कत क्या है कि अब जो है महापुरुषों की भी अपनी अपनी जातियां हो गई है। श्री बाबू जो है भूमियारों के महापुरुष हो गए, गांधी जी बनियों के दुकान में घुस गए, और बाबू वीर कुंवर सिंह राजपूत के यहाँ चले गए, अंबेडकर जी चमरटोली चले गए, तमाम जितने प्रकार के भगत सिंह जाटों के और पंजाबी हो गए, लगभग जितने लोग हैं सब अपने अपने जात के महापुरुषों को जिंदा करने में लगे हुए। और हमारे यहाँ भी, हम तो रियली में बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आज इस मंच पर बस सच बोलता, मुझे पता नहीं था कि लोकनायक जयप्रकाश कौन जात है। हमको पहली बार पता चला कि जब कि कायस्थ जाती है, लाला जाती है, तो मुझे लगा कि देश के कायस्थों का प्यार जेपी के प्रति क्यों, संपूर्ण क्रांति के प्रति हो या नहीं हो, लेकिन जेपी के प्रति क्यों। जब तक इस देश में अगर यह लोक नायक है, वह कायस्थ नायक नहीं है। जब तक बाबू वीर कुंवर सिंह देश का नायक थे, राजपूतों के नेता नहीं थे, गांधी बनियों के नेता नहीं थे, पटेल कुर्मियों के नेता नहीं थे। जब तक इस देश के रहनुमाओं को जातीय चश्मे से देखेंगे, इस पीढ़ी को सावधान कर दीजिए। वो तो वही समझेगा कि अरे यार 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन पैदा हुए थे, तो यह दिवस तो अमिताभ बच्चन के नाम से जाना जाएगा, लोक नायक को कौन जानेगा। क्लिक इंडिया, राजीव सिंह जैसे पत्रकार को, अरविंद जैसे लोगों को रोकना पड़ेगा कि 11 अक्टूबर का इतिहास यह भी है, यह तुम्हारे वजूद का सवाल है, तुम्हारे अस्तित्व का सवाल है। 11 अक्टूबर को तुम इस तरह भी देखो। दूसरी बात, नई पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं, मित्रों, प्रतीकों का खेल इस देश में बहुत ही भयानक रूप से चला। मैं बार बार अपने शो में कहता हूं कि भैया, बाबरी ढांचा तुमको तोड़ना था तो 5 सितंबर को तोड़ लेते, 8 सितंबर को तोड़ लेते, 7 तारीख को तोड़ लेते। 6 दिसंबर को तुमने क्यों तोड़ा? 6 दिसंबर को तुमने तोड़ा इसलिए कि अंबेडकर की पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर अंबेडकर के नाम पर नहीं जाना जाए, अंबेडकर को लोग याद नहीं करे, बाबरी ढांचा को याद करे, उस पर नंगा नृत्य करने वाले ऐसे जो कार सेवकों का वह दिवस तय हो। नई पीढ़ी को सावधान करना पड़ेगा। 6 दिसंबर तुमको बाबा साहब के पास यह दिन लेके जाता है। दूसरी बात है मित्रों, आपको मैं कह रहा हूं कि दूसरी बात यह है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन एटम बम फोड़ा गया। अरे भैया, तुमको एटम बम फोड़ना था, काली जयंती में फोड़ लेते, हनुमान जयंती में फोड़ लेते। यह बुद्ध अहिंसा और करुणा के प्रतीक है। इस दिन का तुमने चयन क्यों किया? इस दिन का चयन इसलिए किया कि आपको बुद्ध को समाप्त करना था, बाबा साहब को समाप्त करना था। ठीक उसी तरह से सौभाग्य अरविंद ओझा जी का, जो बेचैन है कि हम जेपी को 11 तारीख को याद करेंगे। नहीं याद करेंगे बाबू, इतिहास आपके दस्ताने से बाहर आ जाएगा।
ये हम एक कृतज्ञ पीढ़ी के रूप में जाने जाएंगे। हम अमिताभ बच्चन को याद करेंगे। ये तो सौभाग्य है कि इस दिन सन्नी लियोन पैदा नहीं हुई, नहीं तो लोग सन्नी लियोन के प्रति ज्यादा पागल होते, लोकनायक जयप्रकाश को याद नहीं करते। नई पीढ़ी को हम लोग यही आज कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि वक्त केवल लोकनायक जयप्रकाश के जिजीविषा, उसके संघर्ष, उसके सपने और किस तरह से समाज जीवन की धारणा के लिए अपने तमाम सुखों को त्यागा, यह संदेश बड़ा है। अगर इस नई पीढ़ी को, नई सदी को दिशा देनी है तो संघर्ष करने की ताकत, तुम एक रात घर नहीं छोड़ सकते हो तो तुम जेल कैसे जा सकते हो, तुम कैसे समाज के लिए जी सकते हो, तुम्हारे पास में वक्त नहीं है 2 घंटा के भी समाज के प्रति सोचने का। लोकनायक को याद करके अगर यह इन्वेस्टमेंट है, अगर तुम जैसे तुम्हारे पुरखों ने तुम्हारे लिए अपनी आहुति दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके एक बेहतर समाज देने का प्रयास किया, लोकनायक को याद करके आप यही सीख ले सकते हैं कि हमें भी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर समाज देना है, हमको भी सपना देखना है। सपना कैसे देखा जाए इसको सिखाना भी है। सर आपसे आपने जो बातें कही उसमें एक बड़ी चिंता उभर के आती है कि आज की पीढ़ी अगर जेपी के विचारों को, जेपी की सादगी को, जेपी की ईमानदारी को, निष्ठा को अगर नहीं आत्मसात करती है तो जो होना हुआ होगा भुगतेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आज के प्रॉब्लम्स को देखा जाए, तो जेपी के विचार सॉल्यूशन है आज के प्रॉब्लम्स का? नहीं, देखिए मैं सॉल्यूशन है मित्र। अभी जिस तरह से आज आप बिहार की, आज पटना की, एक मैं लखनऊ की बात में कर रहा हूं, आज लखनऊ में लगभग फौज उतार दी गई कि लोकनायक जयप्रकाश की प्रतिमा पर पुष्प नहीं अर्पित किए जाए, कहानी जो भी रही हो। और 8-9 वर्षों से वहां लोकनायक जयप्रकाश के जो भवन बने हुए हैं वो दीवारों पर बड़े बड़े वृक्ष पैदा हो गए हैं। आज लखनऊ की कहानी, पटना की भी कहानी वही है। सवाल कहां है? सवाल यह है कि जिस लोकनायक ने भेद मूलक समाज को समाप्त करने की बात कही थी, आज जरूरी है जिस प्रकार से हर मनुष्य के परिवार टूटा हुआ है, 2 मित्र टूटे हुए, विश्वास और आस्था का बड़ा संकट आज इस दौर में चल रहा है। मुझे लगता है ये जो भेद है और विश्वास की स्थिति है, हम जयप्रकाश को याद करके, लोकनायक को याद करके, जो भेद के सवाल है, चारों तरफ एक घृणा का वातावरण है। कोई मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, कोई नफरत का बाजार सजा रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि भैया मोहब्बत दुकान की चीजें होती नहीं है, वो बिकती नहीं है। मोहब्बत एक एहसास का नाम है, उसको वस्तु मत बना, दुकान पर मत रख। कि कबरा ने कहा है कि प्रेम ना हाट बिका है, हाट में मत मोहब्बत को लेके जाओ, मोहब्बत को एहसास रहने दो। लोकनायक को जब याद करते हैं, लोकनायक कहां जाकर के बात करते हैं? लोकनायक कहते हैं स्त्री समता की भी बात करते हैं। लोकनायक सबसे बड़ी बात जो आज में का प्रासंगिकता यह है, आज उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति की बात की है, उन्होंने धार्मिक क्रांति की बात नहीं की है। जब उस शब्द क्रांति में अध्यात्म शब्द है, धर्म शब्द नहीं है, और जेपी धर्म के पक्ष में नहीं है। अध्यात्म और धर्म अलग होते हैं, जैसे धर्म गुरु अलग होते हैं और सदगुरु अलग होते हैं। धर्म गुरु और सदगुरु के जो भेद मिटे हैं, जब लोकनायक के हम याद करते हैं, किसको? सप्त क्रांति में जब आध्यात्मिक क्रांति की बात लोकनायक करते हैं, तो उस अध्यात्म को बीच में लाना पड़ेगा, धर्म को हटाना पड़ेगा बीच से, कर्मकांड को हटाना पड़ेगा बीच से। ये मोटा मोटा और जो माला पहन करके स्वर्ग और मोक्ष की जो दुकानदारी कर रहे हैं, इस दुकानदारी पर भी प्रहार करना पड़ेगा। जो बाबा बाजार है, जो धार्मिक इंटरप्रेन्योरशिप है, धार्मिक उद्यमता है, इसके इतर जो भारत के जो सदगुरु, भारत का जो मूल अध्यात्म है, उस आध्यात्मिक चेतना को आज जिंदा इसलिए करना पड़ेगा कि धार्मिक और विश्वास की स्थिति, हर लोग दिन भर हिंदू मुसलमान चल रहा है और कहीं मनुष्यता गौण हो रही है, प्रेम गौण हो रहा है, संवेदना गौण हो रही है। अध्यात्म ही उन चीजों को, समाज को जोड़ के रख सकता है, इसलिए जेपी यहां जरूरी है। दूसरी बात है, राजनीति जो जेपी करना सिखाते थे, जेपी कहते थे क्यों जरूरी है आज भी, कि जो जिंदा कौम है वह इंतजार नहीं करता है, वह लहरों का इंतजार नहीं करता, कूदता है, वह तीर पर
आज लहरों का निमंत्रण है, तीर पर मैं कैसे टिकूं। आज जोड़ी है, जो युवा बैठ करके तीर पर लहर गिन रहे हैं, उसके लिए संदेश है, उनको कूदना चाहिए। युवा होने का मतलब जिम खाना से निकला हुआ वो 56 इंच का सीना वाला नहीं है। युवा वही है जिसके भीतर सवाल है, जिसके भीतर युत्सा है। वो सागर की उठती हुई उन लहरों की तरह है जो साहिल से टकरा करके दम तोड़ ले। ऐसे युवा को लोकनायक करना चाहते थे, इस युवा की परिभाषा करना चाहते थे। मुझे लगता है आज की युवा जो दिशाहीन हुई है, उसकी जो दशा खराब हुई है, आज अगर लोकनायक की युवा की उस परिभाषा को याद करके रखें तो आज के नौजवानों को, आज को युवाओं को आज भी लोकनायक प्रकाश देने में सक्षम है। ये इतनी सारी प्रकृति के बारे में भी उन्होंने कहा। ये अलग दुर्भाग्य है कि मरने के वक्त जेपी की अर्थी पर वो रामचरितमानस रख दिए, जिसका विरोध करते रहे। वो बहुत कहानियां, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन यही है कि आज के दौर में जो कल समाधान थे, आज फिर से सवाल बन करके हमारे सामने खड़े हैं। हमको लगता है कि नई पीढ़ी के हाथ में बहुत बड़ा औजार है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा समझदार है। इस नई पीढ़ी को आप कोस नहीं सकते हैं। इसको जो है, कौन कहता है कि नई पीढ़ी खराब हो गई है? सच बात यह है कि मुझको देखकर हम जैसा है, हम डिरेल्ड हैं, हम आदर्शहीन हैं और हमारे पास में यह ताकत नहीं है कि नई पीढ़ी को हम दिशा दे सकें। अपने अभाव को ढकने के लिए हम इस जनरेशन को उदंड कहते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। पर राजीव जी, एक बात कहते हुए मैं बात को समाप्त करूंगा। एपीजे कलाम एक कार्यक्रम में थे और वहां कुछ बच्चों का कार्यक्रम था। एक बच्चे ने पूछा कि महामहिम, किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए भारत में जिनसे कि हम छात्र प्रेरणा ले सके। और इतने बड़े वैज्ञानिक इंटेलेक्चुअल राष्ट्रपति, ही बिकम्स आंसरलेस। राष्ट्रपति के पास में कोई उत्तर नहीं था कि 135 करोड़ उस वक्त में होगा, 5 करोड़ बढ़ भी गया होगा, वो 135-40 करोड़ के देश में एक भी नेता ऐसा नहीं हुआ जिसको सामने रख करके युवाओं को कह सके यह तुम्हारा मार्गदर्शक है, यह तुम्हारा रास्ता है, यह मील के पत्थर है। राष्ट्रपति के पास उत्तर नहीं है। सब कुछ इस देश में था, लेकिन व्यक्तित्व के दिवालियेपन से यह देश कभी इतना नहीं गुजरा। मुझे लगता है कि लोकनायक को देख करके 50 वर्ष हो गए उस संपूर्ण क्रांति की उस आवाज को बुलंद करते हुए 5 जून 74 में किया था। आज 24 हो रहा है। इतने वर्षों के बाद भी एक बार तमाम दुनिया की क्रांति को समझते हो, मरने दीजिए उन क्रांति को। जो सारी क्रांतियां मरेगी, तब एक नई चित्त में एक नई क्रांति का जन्म होने दीजिए इस नई पीढ़ी को। यह नई पीढ़ी बेहतर हिंदुस्तान बचा सकती है, क्योंकि कर लो दुनिया मुट्ठी में, इसके हाथ में जो एंड्रॉइड है, ये एनवायंस क्रिएट नहीं करता है, बस केवल कोई रहनुमा है, इसको दिशा दे दे। अगर हम लोग तो कहते हैं ना कि हृदय की आग जब उसको दे देंगे ना, उपयोग कर लेंगे, तो आग जब चूल्हे में होगी तो जिंदगी संचित हो जाएगी। अगर आग खोपड़ी में घुस जाएगी तो दुनिया राख हो जाएगी। मुझे लगता है कि बदलाव की जो आग है नई पीढ़ी के भीतर, इस आग को अरविंद ओझा जैसे व्यक्ति, एमएन ओझा जैसे व्यक्ति, राजीव सिंह जैसे व्यक्ति अगर उनके हृदय की आग को एक सही जगह पर रख देंगे, दिशा दे देंगे, तो मुझे लगता है कि यह दुनिया बेहतरीन हो सकती है। आपको नई सभ्यता पर एक बार बहस करनी चाहिए, क्योंकि यह जिम्मेवारी अरविंद ओझा जी की है। जिस कला की, जिस संस्कृति की बात वह कर रहे हैं, मैं अब तो नवनिर्माण की भी बात नहीं है, पुनर्निर्माण की भी बात नहीं है, अब सब कुछ नया करना पड़ेगा। उस मंदिर में प्रतिमा भी नई करनी पड़ेगी, उसके मूल्य भी नए करने पड़ेंगे। अब क्या नया मंदिर बना करके पुराना मूल्य उसमें घुसा दे रहे हो? अब आपको एक नई प्रतिमा करनी पड़ेगी, नया मूल्य करना पड़ेगा, मंदिर भी नया बनाना पड़ेगा। हटाइए तमाम क्रांति को, एक नई क्रांति को जन्म होने दीजिए। यही जेपी कहते थे। यूथ सा का मतलब है कि जीवन जीने की, मतलब कि लड़ने की, जिसको अभिव्यक्त करने की। मुझे लगता है कि आज 11 अक्टूबर को हम जेपी को इस रूप में याद करें कि कुछ कर गुजरे। और यही आप देखिए, कल देश रतन टाटा को लेकर के आंसू बहा रहा था। याद करेंगे, यही जयप्रकाश नारायण थे जो इस टाटा के खिलाफ में लोकनायक, अगर लोकनायक होते, उनके जीवन में जो क्रांति धर्मिता थी, पहली लड़ाई
1939 को इसी टाटा के खिलाफ में किया था और उसके तमाम हड़ताल करवा दिया था कि टाटा तुम्हारा स्टील, तुम्हारा लोहा अंग्रेजों के पूल में नहीं जाएगा, उसके रेलवे में नहीं जाएगा। इसी टाटा के खिलाफ में लोकनायक ने आवाज बुलंद की थी कि तुम जो स्टील पैदा कर रहे हो अंग्रेज को नहीं जाने देंगे, क्योंकि फिलीपींस और इराक और ईरान की तरफ 5000 किलोमीटर का रेलवे लाइन बिछा रहे थे। इसी लोहिया ने टाटा के खिलाफ में किया। सब कुछ बदला है, आज टाटा भारत रत्न है, समझे कि नहीं। कल उसके खिलाफ में हम बोल रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा, परिभाषा बदल जाएगी और एक नया समाज बनाए। जेपी को याद करते हुए कैसे उत्तर बनाने की कला सीखनी पड़ेगी, उत्तर दोहराना नहीं है, हमको नया उत्तर करना पड़ेगा। ये प्रश्न आया था लोकनायक के पास, तो कितना समय देते थे, कैसा संघर्ष करते थे, किस तरह से काम करते थे, जो अपने वक्त के सवालों का उत्तर दे सके। हमको कैसा करना है, हमको कितनी ऊर्जा लगानी है, कितना समय देना है, जो हम इस समाज को बेहतर कर सकते हैं और एक बेहतर क्रांति को जन्म दे सकते हैं। जी विजन सर ने अपने विचार साझा किए, काफी बड़ी बातें कही उन्होंने। अरविंद जी और महेंद्र सर, विजन सर के विचारों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं संक्षिप्त में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी राजीव जी, बाबा विजेंद्र ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बातों को रखा और हम लोग तो हमेशा ही अभिभूत होते हैं इनकी बातों को सुनकर, लेकिन बहुत ही सार्थक बिंदुओं को इन्होंने रेखांकित किया और इनका जितना जो विमर्श है और जो इन्होंने एक उपसंहार के रूप में जो अपनी बातें रखी, उसमें वही बात मैं भी अपने शब्दों में दोहराना चाहूंगा कि सच बात है कि क्रांति का अर्थ तो है परिवर्तन, और क्रांति का मतलब ये नहीं है कि हम अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण हमारे निकटतम अतीत के एक आदर्श जरूर है। हम लोग जिस समय में हम लोग आज अपना कार्य करना चाहते हैं, उसके समय और जो स्थान की जो आग्रह बदल चुके हैं, इसमें हमें जो कुछ भी सार्थक करने की जरूरत है, उसमें हमें आदर्श की जरूरत पड़ती है। बिना आदर्श की कोई भी चीज जब हम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं दिशाहीन होने का एक खतरा बना रहता है। जी निकटतम भविष्य के एक बड़े आदर्श के रूप में लोकनायक जयप्रकाश हमारे सामने हैं। सच बात है कि वो एक प्रकाश पुंज है, एक ऐसी दृष्टि है, एक ऐसी संभावना है जिससे जो भी सिस्टम जो चीजें हैं वो हम ले सकते हैं और अपने समय को ठीक से संचालित करने में, समय के स्वरूप को ठीक से गढ़ने में, मूल्यों के सृजन के अनेक जो संभावनाएं हैं कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज और राजनीति में, उनमें हम उनका उपयोग करें। और युवाओं को सबसे इंपॉर्टेंट है, जो युवा है सच में स्वतंत्र मानसिकता में है, उनकी जो प्रतिभा है, उनकी चेतना बहुत ही आगे की है। अगर हम ठीक से उनसे संवाद करते हैं, ठीक से हम हमारी जो अपने आग्रह है, हमारी जो अपनी भूख है, वो परिवेश को लेकर है, संवेदना को लेकर है, प्रेम को लेकर है, मनुष्यता को लेकर है, राष्ट्र निर्माण को लेकर है, पुरानी परंपराओं के विरुद्ध नहीं, पुरानी परंपराओं से अलग नव निर्माण की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उन तमाम चीजों को लेकर हम युवकों से संवाद स्थापित करें। हम एक चेन रिएक्शन की तरह अपने विचारों को रखें, सब सारी सृजनात्मक शक्तियों को जोड़ें और एक ऐसा व्योम रचे, एक ऐसा तल रचे जहां से एक सार्थक संवाद की संभावना बन पाए। देखिए विजेंद्र जी की जो बातें हैं, जो उनके अनुभव आधारित है। हम जब जयप्रकाश को देखते हैं और जयप्रकाश के जिसको हम बोलते हैं उनके बहुत फॉलोअर हैं या उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, चाहे लालू चाहे नीतीश या और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनको देखते हैं तो ग्लानि होती है। विजेंद्र जी को ग्लानि तो और लोग को होती है। ये केवल एक नेता के साथ नहीं, आप नेहरू को देखते हैं और उनके बाद के फॉलोअर को देखते हैं, आप कम्युनिस्ट के किसी बड़े लीडर को देखते हैं और बाद के उनके फॉलोअर को देखते हैं। वस्तुतः होता है क्या कि जयप्रकाश और महात्मा गांधी ये दो ऐसे नेता है जो सत्ता लोलुप नहीं थे, और जीवन जैसा उनका था, उनकी जीवन शैली जैसी थी, वैसे उनके कार्य थे और वैसे उनके व्यवहार थे। वो प्याज के छिलके की तरह कार्य और व्यवहार अलग अलग नहीं थे। उनमें काफी बात पारदर्शिता थी। जब देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी ने कोई पोस्ट नहीं लिया, कोई मांग भी नहीं की, और यही हाल जयप्रकाश के साथ था। नेहरू जी हर पोस्ट को देना चाहते थे, आप कोई भी ले लीजिए, लेकिन नहीं। उसके कारण थे, क्यों नहीं लिए, लेकिन चूंकि कारण मैं अभी बता रहे
अभी नहीं बता सकता क्योंकि समय हम लोग पास बहुत कम है। जी हाँ, एक चीज है जो विजेंद्र जी ने कहा कि आग बुझ चुकी है, जो आग नहीं बुझी है। जब 75 का आंदोलन चल रहा था उस समय दुष्यंत कुमार, उस समय 26, उस समय हमको याद है कि दिसंबर 75 में उनका डेथ हुआ दुष्यंत कुमार का। उन्होंने उनका एक शेर लिखा है कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। बिल्कुल बिल्कुल। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आखिर ये आग क्या है? अभी हाल में एक ज्ञानपीठ अवार्ड मिला एक पोएट को, जो हमारे टीचर भी रहे हैं, जेएनयू में हमको पढ़ाया था। उनकी एक छोटी कविता में बतलाता हूं कि ठंड से नहीं मरते सब, वे मर जाते हैं साहस की कमी से, और कभी कभी मौसम की नमी से मर जाते हैं सब। ये मौसम की नमी क्या है? ये मौसम की नमी यही है कि आप भी न बोले हम भी न बोले, अभिव्यक्ति को खतरे को न उठाएं, और हम जो बोलना चाहते हैं हमारी बातें दोनों ओठों के बीच दबी रह जाती है। हम सच को सच नहीं कह पाते और सच को सच कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए ऐसे समय में जयप्रकाश आए, और ऐसे समय में महात्मा गांधी भी आए। करो और मरो का नारा दिया 42 तक आते आते, वही महात्मा गांधी। तो वो लग रहा है कि वो अभी आग बुझ चुकी है, बुझ नहीं चुकी है। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई एक, आप पता नहीं आपको पता है कि नहीं, एक बार कम्युनिस्ट पार्टी और एक बार इंदिरा गांधी ने एक आरोप लगाया था जयप्रकाश के ऊपर कि आप धन सेठों से पैसा ले रहे हैं अपने पार्टी चलाने के लिए। तो उन्होंने बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी तमाम जो जीवन के जितने आर्थिक क्षेत्र थे उन्होंने गिनाए कि ये मेरे पैसा है, इतना बैंक में ये चीज है, कि अब हमको तुम इतना नीचे ना गिराओ। कि उनको बहुत दुख हुआ। एक कम्युनिस्ट ने भी आरोप लगाया था, एक बार इंदिरा गांधी ने आरोप लगाया था, बहुत कम लोग को इसके बारे में पता है। तो जयप्रकाश का जीवन इस तरह का था, और ऐसे नेता को आप खोजते हैं, नहीं मिल पाता है, और जो उनके फॉलोअर है उनको देखते हैं तो आपको खींच होता है। तो ये मतलब कार्ल मार्क्स और लेनिन के बाद आने वाले उसी रूस में स्टालिन को लोग याद नहीं करते, वही कम्युनिस्ट नहीं याद करते। तो हर एक काल में ऐसा हुआ है, इसलिए उसके पीछे मत जाइए। हम लोग का जो लक्ष्य जिस पर बात करना चाहते तो आज सफल रहा। बस इतना ही, धन्यवाद। आप सभी ने क्लिक इंडिया को अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए सभी सम्मानित आमंत्रित वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहे इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। देश में लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रणेता और आधुनिक भारत के 3 बड़े जन आंदोलनों के प्रतिनिधि हस्ताक्षर रहे भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि किसी भी राजनीतिक स्वतंत्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक समानता और शोषण विहीन समाज की स्थापना के साथ आत्म स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति की बात न की जाए। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य मनुष्य के नैतिक तल पर उसके सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन है, जिससे अंततः जीवन में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा इन्हीं मूल सप्त बिंदुओं की एक प्रायोगिक अभिव्यक्ति रही हैं, जिसे विश्व संपूर्ण क्रांति के नाम से जानता रहा है, और इसी को केंद्र में रखकर हमने आपसे विचार साझा किए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।